जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, देश के हित में है, देश के विकसित भारत बनाने के लिए है। देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। और आज एक बहुत क्लियर है, आज ही ये बिल पास करने के लिए कोशिश करती है सरकार। आज 2/3 नहीं मिलती थी, हार जाती है। कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ही होता तो देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसी वक्त अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकलता कि इस राज्य में इस वक्त होगा, इस राज्य में इस वक्त होगा। क्यों देश में एक साथ चुनाव कराए गए और क्यों उस परंपरा को लंबे समय तक निभाया गया जब तक बाय डिफॉल्ट सरकारें राज्यों में नहीं गिरने लग गई। हमारी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब की ओर से हम इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। ये बिल देश हित में है, बहुत ही ज़रूरी ये बिल है कि इस बिल के माध्यम से एक यूनिफॉर्मिटी आएगी पूरे देश में। इलेक्शन को लेकर एक साथ इलेक्शंस होंगे। संघीय ढांचे पर चोट करने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन की आड़ में देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसका विरोध करेंगे। तो कहीं विरोध है, कहीं सवाल है और कई सियासी संग्राम भी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी है, बीजेपी का चेहरा है। अनुज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है। जगदीश जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है और आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। आलोक जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम रुख करें, लेकिन उससे पहले जरा यह समझाइए कि एक देश एक चुनाव, यह सियासी तनाव वाजिब है या फिर गैर वाजिब? आलोक जी, आपके ऑडियो में तकनीकी दिक्कत आ रही है, अगर संभव हो पाए तो हेडफोन प्लीज हटा लीजिए। जी हाँ बोलिए सर। जी, मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में वाद विवाद और परिचर्चा ये लोकतंत्र का स्वाभाविक बिंदु है, लेकिन बस उसमें है कि तार्किकता होनी चाहिए। तर्क के आधार पर जब कोई बात कही जाए तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है। जैसे अभी रंजन जी का बयान सुना रहे थे, मैंने वैसे भी सुना कि ये मुसलमान विरोधी है और इसे 2 बार कहा ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, लेकिन ये बता नहीं पाया कि मुसलमान विरोधी कैसे होगा। मुसलमानों से अलग वोट डलवाया जाएगा, हिंदुओं से अलग वोट डलवाया जाएगा, और ये दलित विरोधी ऐसा कैसे? अच्छा, अगर दलित विरोधी था तो बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, या जो भी उस समय के नेता थे, उनसे ज्यादा इस समय की सदस्य नॉलेज है? क्या कोई दावा कर सकता है कि बी.आर. अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा आज के समय में? अगर दावा करने की का मन भी होगा तो कोई दावा नहीं करेगा। तो इसलिए जो सदन में जो चीज पहले चल चुकी है परंपरा के रूप में, वो अगर पुनर्स्थापित करने की बात होने पर आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन आलोक जी, वो विषय जगदीश जी का है, वो जगदीश जी बताएंगे कि भाई ये मुसलमान विरोधी क्यों है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये व्यवहारिक है, और अगर व्यवहारिक है, नहीं, अगर आप कह रहे हो व्यवहारिक है तो ये मामला जेपीसी के पास क्यों चला गया? और जब सरकार को मालूम था उसके पास नंबर नहीं है तो फिर? देखिए, एक देश एक चुनाव व्यवहारिक है। अब वो किस समय कैसे पारित होगा ये दूसरी बात है। हाँ। 2 बिंदु है। क्या एक देश एक चुनाव जरूरी है?
देश में जो है सांप्रदायिकता का टेम्परेचर हर साल खड़ा हो जाता है, कम से कम 5 साल तक नहीं खड़ा होगा। देश में जो वैमनस जातिवाद चुनाव की वजह से आता है, ये नहीं आएगा। जो पॉलिटिकल दुश्मनी है, ये 5 साल में एक ही बार निभाया करेगी, ये हर साल 3-4 महीने दुश्मनी चलती है, तो देश डिस्टर्ब हो जाता है चुनाव से। लेकिन चुनावी असूचना लगती है, संविधान के संघीय ढांचे पर क्या ये आहत नहीं है? डेवलपमेंट काम धीमे हो जाते हैं। तो इसलिए विकास कार्य के लिए भी देश की यूनिटी, यानी आप ये कह रही है देश की जरूरत है एक देश एक चुनाव हो, एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जरूरत है। ठीक, चंद्रभूषण जी, एक देश एक चुनाव आलोक जी कह रहे हैं देश की जरूरत है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आलोक जी ने कहा बिल्कुल व्यवहारिक है, मात्र झारखंड जैसे छोटे राज्य में हम 2-2 चरणों में चुनाव करवाते हैं, जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में चुनाव, उत्तर प्रदेश में 7-7 चरणों में चुनाव, महाराष्ट्र बंगाल में कई चरणों में चुनाव। क्या यह व्यवहारिक है? एक देश एक चुनाव? तिलक जी, अभी जो आलोक जी ने भी बात कही, यदि कोई चीज व्यवहारिकता में प्रैक्टिकली उस पर बहुत कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का पूरी तरह अवलोकन किया गया, सभी लोगों से बातचीत हुई, इलेक्शन कमीशन और जो अधिकारी उसमें चुनाव में लगे रहते हैं, वो शिक्षक हो, पुलिस फोर्स हो, ये सब लोगों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई एक देश एक चुनाव ये होगा तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस बात को करने के लिए आपने अभी झारखंड का चर्चा किया, आपको बताएं कि झारखंड में 2019 में 86 करोड़ रुपए विधानसभा के चुनाव में खर्च हुए थे और 89 करोड़ रुपए जो है लोकसभा में खर्च हुए थे। तो ये 2 अलग अलग चुनाव कराने में जो खर्चा आता है। चंद्रभूषण जी, आप सत्ता में एक मिनट, आप सत्ता में प्रभु राम की कृपा से 10 साल से ऊपर हो गए सत्ता में। आप मुझे एक राज्य तो बताइए। आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, उत्तराखंड में आपकी लगातार सरकार है, दूसरी बार आप निकाय चुनाव समय पर नहीं करवा पा रहे और आप कह रहे हो कि नहीं हम पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा देंगे। वहां हाई कोर्ट कह रहा है कि चुनाव करवाइए। तिलक जी, आप जिस बात को कह रहे हैं, इस देश में आप ये समझिए कि जब एक देश एक चुनाव होता था, उसको कब किन लोगों ने तोड़ के अपने हिसाब से सरकार को भंग किया और सरकार को भंग करके चुनाव करवाने लगे। ठीक है, वो असंवैधानिक था, उस तरफ व्यवहारिक कुछ और। आज भारत एक डिजिटल युग में पहुंच चुका है। हर आदमी तुरंत अपने पहचान रहा है प्रत्याशी को, चीजों को। और जो आप कह रहे हैं कि जिस यहाँ चुनाव नहीं हो पा रहा है, वहाँ की किन परिस्थितियों के कारण निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे, अभी होंगे। सर तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि वहां क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ और वजह होगी, लेकिन एक मिनट चंद्रभूषण जी, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ क्या ये नहीं है? क्योंकि बकायदा 172 अनुच्छेद कहता है, एक मिनट सुन लीजिए ना सर, 172 अनुच्छेद यह कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। फर्ज कीजिए कि 5 साल का कार्यकाल सरकार गिर गई 4 साल में, जैसे आपने अगर अंतरात्मा की आवाज जोर से लगा दी, सरकार गई। नहीं मुस्कुराइए मत, कई बार हुआ ना, चलती चलती सरकार अंतरात्मा की आवाज जोर से लगाई, फिर रिजॉर्ट बुक होते हैं और फिर विधायक खींचे चले आ जाते हैं, और 4 साल के बाद यानी कि 1 साल के लिए सरकार चुन जाएगी। और कैसे संसद विधानसभा के अधिकार का हनन कर सकती है? क्या संविधान की यह मूल भावना के खिलाफ नहीं है? मेरा सवाल बस इतना है। देखिए, जिन परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो परिस्थितियां ही पैदा की गई थी 1967 में, जब इन सरकारों को गिरा के वहां पर चुनाव कराए गए। उससे पहले जो सरकारें 1967 के पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था, उसमें सब जगह सरकार ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर उन्हीं सरकारों को भंग कर करके इन्होंने मिड टर्म चुनाव कराने शुरू कर दिए।
और संविधान की उसी दिन हत्या कर दी गई। संविधान की मूल उसमें इसी को बिगाड़ दिया गया। सर अभी भी तो संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन नहीं होगा। बिना संविधान के संशोधन के आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव लागू कर देंगे? हम कब कह रहे हैं बिना संशोधन के होगा? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, केंद्र की सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर सकती है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। ये उसी दिन संविधान जो उस समय की सरकार थी उसने संविधान की हत्या की और संविधान की हत्या चंद्रभूषण जी, आप तो सर वो संसद में संविधान की चर्चा चल रही है ना, जैसे वो संविधान की चर्चा कम, इंदिरा, नेहरू, राजीव गांधी पर चर्चा ज्यादा लग रही है। मैं आप भी वही बात कर रहे हैं, इन्होंने यह किया उन्होंने वो किया। मैंने आपसे इतना सिंपल सवाल है सर, एक मिनट रुकिए ना, क्या ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं? मेरा सवाल बस इतना है। जब भारतीय संविधान 1952 में अंगीकृत किया गया तभी से ये 1967 तक चुनाव हो रहे थे, तो जब वो चुनाव हो रहे थे क्या मूल भावना के अनुरूप नहीं था? क्या उस समय संविधान के मूल भावना के अनुरूप चुनाव नहीं हो रहे थे? वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो 1967 में जब संविधान की मूल भावना की हत्या की जाने लगी और सरकारें गिराने लगे तब इन्होंने मिड टर्म से चुनाव कराने शुरू कर दिए। आपने लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद अगर सरकार गिर जाती है तो संसद विधानसभा के अधिकार पर कैसे हनन कर सकता है? यह सीधा सा सवाल था। खैर जगदीश जी, तिलक जी, एक तो पहले आलोक जी की आपत्ति दूर करिए कि यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ और मुसलमानों का हक कैसे छीन लेगा एक देश एक चुनाव, और फिर उसके बाद यह बताइएगा आखिरकार आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तिलक जी, ये देश की एक जो है जनता के पेट में दर्द हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का ये एक वन नेशन वन इलेक्शन ये अधिनायकवाद की तरफ ले जाता है और ये पूरी तरह से जनतंत्र लोकतंत्र के खिलाफ है। एक की बात ही लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। क्यों? लोकतंत्र में लोकतंत्र ही बहुलता का पर्याय है और ये जो है जो ये एकाधिकार चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। ये जो पहली चीज तो इसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत में लागू नहीं होने देगी। आप रोक लोगे? बिल्कुल रोकेंगे इसको। कैसे रोक लोगे? बिल्कुल, इनको 2/3 बहुमत ही नहीं मिला है। 2/3 बहुमत जुटाना इनकी नस काट दी है वो भारत के लोकतंत्र ने, भारत की जनता ने। नहीं तो ये तो सब कुछ समाप्त, तो संविधान बदलने के लिए 400 के पार की बात कर रहे थे। अब इनकी स्थिति ये नहीं है कि 400 पार और ये संविधान को बदल दे। ये एक बार देश की जनता ने नहीं, आपको आपत्ति किस बात पर है ये बताइए ना। आलोक जी सीधा सवाल कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ कैसे आपके सांसद खड़े होकर सदन में। आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे वो प्रवक्ता बन जाता है बीजेपी का। नहीं, ये बात नहीं है। आलोक जी केवल डिफेंड करने बात थी। भारतीय जनता कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई बात किए हो तो बताइए। हम तो बगैर कमजोर सफा ये नारा मेरा दिया हुआ है। शिवपाल जी आपकी पार्टी में है, इसको लेकर के मैंने 150 बार कहा होगा किसी पार्टी समाजवादी पार्टी को होना चाहिए शिवपाल के बगैर कमजोर सफा। ये नारा मेरा दिया है। तिलक जी आलोक जी हमारी बात आ जाने दीजिए। आलोक जी हमारी बात आ जाने दीजिए। सीधा उत्तर दीजिए। उनका कहना यह है, बताइए मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? ये हर देश के मुसलमानों के साथ देश के 140 करोड़ जनता के खिलाफ है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप क्या सोचते हैं? आप समझिए, आप जरा तिलक जी आप ही ने अभी कहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से आप ही ने पूछा है कि मान लीजिए 4 साल बाद चुनाव होते तो 4 साल बाद चुनाव फिर कितने साल के लिए? अभी की व्यवस्था के अनुसार अगर 4 साल में सरकार गिरती है तो चुनाव जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगा, जो आपने आर्टिकल 172 की बात की, अगर इस व्यवस्था में अगर सरकार गिरती है 4 साल बाद, 1 साल के लिए चुनाव होगा। कहां से पैसा कम हुआ, कहां से पैसा कम खर्चा हुआ? चुनाव तो वैसे पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं, आप लोगों की टेंशन इसी बात पर है?
हमारी टेंशन ये कभी नहीं खत्म कर, हम इसको खत्म कर देंगे तिलक जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप तो क्षेत्रीय दल इनको खत्म कर देंगे। वो ठीक है, अभी सुन लीजिए, देखिए अभी आप जब कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस के खिलाफ ही तो आपका जन्म हुआ ना। नहीं, आप कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाए तो उनको कैसे खत्म कर दोगे सर? एक मिनट जगदीश जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, एक मिनट सवाल ले लीजिए सर। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है, ठीक, और 12 में अपने दम पर है, और 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर सरकार बीजेपी चला रही है। तो फिर ये क्षेत्रीय दलों को कैसे खत्म कर देंगे? उन्हीं के दम पर तो सरकारें चल रही हैं। तिलक जी, ये जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये क्षेत्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय सबको समाप्त कर देना चाहती है। इसके पास कुछ है ये नहीं है। इनको वन नेशन वन इलेक्शन का ये भूत कहां से सवार हुआ है, आप बता दीजिए। ये जो भूत लेकर के आए, जिन्न लेकर के आए, कहां से सवार हुआ? इसका क्या उद्देश्य, इससे क्या फायदे हैं, ये बता दें हमको। अभी हमने पूछा ना कि जो नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद चुनाव होंगे वो 5 इयर्स के लिए होंगे कि 1 साल के लिए होंगे? 1 साल के लिए। आप बताइए तिलक जी, जवाब आ गया आपका। हाँ। तो इनका उद्देश्य ये नहीं है कि इसका खर्चा कम हो, लोकतंत्र में नहीं। आप डर रहे हैं जगदीश जी, आप डर रहे हैं। किस लिए डर रहे हैं? डर है किस चीज का हमको डर है? कि पूरे देश जो है चप्पा चप्पा भाजपा ना हो जाए। तो चप्पा चप्पा भाजपा होने का कोई डर नहीं तिलक जी। हाँ। डर केवल है कि गरीबों मजलूमों की गैर बराबरी, जिस तरह शोषण और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताया नहीं, मुसलमानों वाली बात नहीं बताई आलोक जी को, खैर कोई बात नहीं। अनुज जी, आपने सबके तर्क सुने, अब कांग्रेस का विरोध और कांग्रेस की नाराजगी किस वजह से? तिलक जी, पहले तो 140 करोड़ जनता को ये जवाब दे कि ये अभी 3 स्टेटों के अभी चुनाव हो रहे थे, वो एक साथ नहीं करा पाए। उपचुनाव को ये इन्होंने डेट पोस्टपोन किया। उद्योगपतियों के लिए इनका कानून अलग है, टैक्स का कानून अलग है, पेट्रोल पे कानून अलग है। तो पहले तो ये इन सब मुद्दों पर बात कर लें। देश की जनता को भ्रमित करके एक भटकाना चाहते हैं कि साहब हम एक नेशनल कानून लिया, ये महिला कानून लाए हैं, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वो देश के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव हो जाए तो फिर डर किस बात का आपको? अरे पहले महिला कानून जो लाए वो लागू करा लीजिए ना इनसे, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वो तो ये ताकत में है, जब ये इसको लागू कर सकते तो महिला कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? एक मिनट अनुज जी, अभी उसी पर रहते ना, बार बार चुनौती देते तो फिर वो सीरियस ले जाते हैं। अरे चुनौती आपने कहा 370 हटा के दिखाओ, उन्होंने हटा दी। आपने कहा कि 3 तलाक वाला मामला करो, उन्होंने कर दिया। हम महिला कानून का सम्मान करें, महिला कानून इनसे लागू कराइए ना सर। अब आप देखिए फिर बार बार सर सवाल ले लीजिए। मैंने आपसे पूछा डर किस बात का है? 15 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनकी सरकार तमाम कानून ला रही है। 15 उद्योगपतियों को कहीं उनका कर्ज माफ करने के लिए मेरे सवाल को फिर से सुनिए। मैंने पूछा कि अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो फिर डर किस बात का? मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। कभी दलितों का लोन माफ करने के लिए कोई नीति बनाई है? उद्योगपतियों का लोन ये माफ कर देते हैं, तो कभी आप मुझे तिलक जी ये बताइए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए इन्होंने कभी लोन माफ करने के लिए कोई नीति लाए हैं ये लोग? अनुज जी, जहां सरकार आपकी है वहां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। कसम से करके देखिए एक बार। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो डर किस बात का है? सवाल मेरा ये था। अरे डर तो हमें सर कोई नहीं है तिलक जी। पहले हम ये चाह रहे, पहले देश में और जो समस्या है उसको एक बार एक कानून को बुलाइए ना। नहीं तो ये भी तो एक समस्या है कि भाई आप देखिए, महंगाई पे ये लोग आप देखिए चुनाव, एक मिनट अगले महीने चुनाव होना है, किसान को दिल्ली में चुनाव होना है फरवरी में। एक मिनट रुकिए ना सर, आप कह रहे हो ये समस्या नहीं है, फरवरी में चुनाव होना है, चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, विकास के काम बाधित हुए कि नहीं हुए? अरे तिलक जी, ये पहले जो उससे पहले जो मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? ये लगातार देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अनुज जी, व्यवहारिक तौर पे बताइए ना, 1952 से 1957 तक चल रहा था ना एक देश एक चुनाव, तो फिर वो असंवैधानिक थोड़ी ना था। नेहरू जी ने वो हालात अलग थे। 1989 को और आज के हालातों में बहुत फर्क है। हाँ। ना तब इतनी बेरोजगारी थी, हाँ। ना तब इतनी अच्छा उद्योगपतियों के लोन माफ किए जा रहे थे, फिर ना इतना किसानों के साथ जुल्म हो रहा था। कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहे हो आप।
कांग्रेस पार्टी ने 1950 से लेकर 67 तक कोई रोजगार नहीं दिए, वो ऐसे ही बनी रही और गड़बड़ी बनी रही, या उस समय बहुत ज्यादा अमीरी थी, आप ये कहना चाहते हो? फिर कहते हो कि यहाँ सुई नहीं बनती थी, फैक्ट्री नहीं थी, और अब कह रहे हो कि उस समय गरीबी नहीं थी। मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा तब के हालात अलग थे, आज के हालात अलग है। आज आलोक जी पहले सुनना चाहिए, सब जगह ये हालात अलग थे, आप ही की सरकारें थी, मौजे मौज थी, ये हालात अलग थे। क्या हालात अलग थे भाई? तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, और कोई पार्टी थी नहीं, आता आपकी मौत थी, सोने राज्यों में भी, केंद्र में आप, क्या टेंशन थी? ये ना आप ये कहना चाहते हो? क्या क्या व्यवस्था अलग थी? संविधान पूरा बदल गया क्या? पहले इतनी जनसंख्या थी, 140 करोड़ की जनसंख्या थी पूरे देश में, आप तो बताइए। टेक्नोलॉजी थी क्या? बैलेट पेपर से हम लोग चुनाव बदला लिया करते थे। आप चोरी बात कर रहे हैं, पे चोरी बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जैसे सामाजिक तौर पे बैठे आप लोग दुर्गति क्या बात करते हैं? अरे आप बीजेपी का दुपट्टा बाहर डाल लीजिए, फिर बैठिए ना, फिर हम आपसे बात करेंगे। अरे तो तुम मान लो कि बीजेपी का दुपट्टा डाला, दुपट्टा डालिए ना, तो कम से कम एक वोट कहा जाएगा। तुम्हारे पास वोट करिए, चलो मानो मैं बीजेपी का दुपट्टा डालू और आंसर दो कि क्या बदल गया? तो बात बताइए ना, बेरोजगारी का कोई बात, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, किसान देश पे बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है, बगैर प्रोफेशन के आते हो, फिर एलिगेशन लगाते हो। अरे आप ये बताइए ना मुझे, किसान जब आंदोलन कर रहा है उसमें बड़ी कीलें आप लोग बिछा रहे हैं, समझे? यहाँ नजरों पंजाब नहीं बैठते, देखिए इनका साफ साफ आगे आपने इनको सामाजिक तौर पर बैठाया है, और ये भारतीय जनता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, आप ऐसी डिबेट करा रहे हैं। अरे भाई मैंने प्रश्न पूछा, अब वो प्रश्न आपको बीजेपी का लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आलोक जी एक मिनट, अच्छा आलोक जी एक मिनट, अच्छा ठीक है, आलोक जी के सवाल का जवाब मत दीजिए, ओके एक मिनट। अनुज जी आपने कहा कि आपके शासनकाल में उस वक्त हालात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, उस वक्त गरीबी नहीं थी, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा किसी ने दे दिया था गलती में, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये व्यवस्था, क्योंकि जगदीश जी की याददाश्त बहुत तेज है लेकिन वो यहां बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी का जन्म जो है वो आप लोगों के खिलाफ आंदोलन करके ही हुआ था, वो भूल गए। लेकिन एक बात, ये गैर कांग्रेसी सरकार को भंग करने का सिलसिला जो था वो आपकी सरकारों में ही हुआ था ना, तभी तो ये एक देश एक चुनाव खत्म हुआ था कि नहीं? अनुज जी हेलो, हाँ जी, मैंने कहा कि आप ही की सरकारों में गैर कांग्रेसी सरकारों को भंग करने का सिलसिला शुरू हुआ था ना। देखिए तब तिलक जी मैंने आपको कहा ना, हाँ तब सरकारों ने क्या किया, हाँ ये सब था, मगर आज के हालात पे बात करना चाह रहे हैं ना। अच्छा तब भूल जाएं, आज के हालात पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? नहीं तो अब दर्शकों को नहीं बताएं कि आपकी राज में सरकारें भंग हुई थी गैर कांग्रेसी। चलिए ठीक है, नहीं बताऊंगा। जगदीश जी बताऊं कि नहीं? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले सारा कोई आगे का भविष्य का उसका कोई विजन नहीं है। नहीं तो मैंने गलत तो नहीं पूछा ना अनुज जी से। देखिए तिलक जी, पीछे देखने की बात नहीं, बहुत पानी बह अच्छा आप भी पीछे मत देखिए, कोई बात नहीं। आगे नहीं, मेरे को लगा कि मुलायम सिंह यादव जो संघर्ष करके आए थे, आपको याद होगा, आपने कहा नहीं भूल जाओ मुलायम सिंह यादव जी को, ठीक है भूल गए। इमरजेंसी में मुलायम सिंह यादव जेल गए, आप कह रहे भूल जाओ, कैसे भूल जाऊं मैं? उसका प्रतिफल भी मिला है तिलक जी, उसको हाँ, नहीं आप ये मत बोलिए ना कि भूल जाओ हमारे नेता को। नहीं, अब हम चाहते हैं कि अब भारतीय कांग्रेस से बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ठीक है, मतलब दुश्मन है दोनों, ठीक है, हाँ बोलिए अपनी बात। बड़ी दुश्मन है और इसको समाप्त करना देश के लिए बहुत आवश्यक है। तिलक जी मुझे एक बात बताइए, अब ये मामला जेपीसी में गया, जगदीश जी एक प्रैक्टिकल बात, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने कहा नहीं होना चाहिए, कमेटी बनी, अगर मैं गलत होऊंगा करेक्ट करिएगा, 18,500 पन्नों की रिपोर्ट पेश हुई, 22,000 लोगों से रायशुमारी की गई ना, तो ये अव्यवहारिक कैसे हुआ सर? ऐसा है तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के, अमित शाह और रामनाथ कोविंद जी और सारे लोग बैठ करके एक कमेटी बना ले और अपने लोगों से पूछ करके तैले
वो किसी देश की राय नहीं हो सकती है। देश की राय पार्लियामेंट है। हाँ, पार्लियामेंट में जो तय होगा वो तय होगा। नहीं, कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास है ना। सलाहकारी बॉडी है जगदीश जी, ये घर बैठ के कानून थोड़ी ना बना लेगा कोई। मैंने आपसे सीधा प्रैक्टिकल सवाल पूछा कि संसद में कानून बनाने का अधिकार है ना संसद के पास? कानून बनाने का अधिकार है। संसद पार्लियामेंट का एक काम है कानून बनाना। हाँ, और जिससे देश का नुकसान हो रहा है वो कानून कैसे बन पाएगा? देश की जनता नहीं बनने देगी तिलक जी। ये ख्वाब है भारतीय जनता पार्टी। ये केवल देश को भटकाना चाहते हैं। इन्होंने जिस देश के साथ वादा किया है, पिछड़ों और दलितों के हक और हकूक को, संवैधानिक अधिकारों को जो आलोक जी आ रहा हूं, चंद्रभूषण जी रहेंगे भी। हाँ, चंद्रभूषण जी, वो ये कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है, एक देश एक कानून लागू ही नहीं हो सकता। तिलक जी, ये जो राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका जन्म कांग्रेस से लड़ते हुए हुआ, जिस कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान का कत्ल किया, आज वही पार्टियां, अब देखिए जिस दिन ये लागू हो जाएगा और चुनाव इसके अनुसार होगा, ये छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये जो दुकान खोलकर राजनीति की चुनाव की दुकान खोलकर बैठी है, इनका ये चुनाव की दुकान बंद हो जाएगी। ये लोग विकास नहीं चाहते, ये लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना नहीं चाहते। इनका एक लक्ष्य है, परिवार को बचाओ, पार्टी को बचाओ और जनता को भाड़ में जाने तो जा रही है। तो ये जनता सब समझ रही है। नहीं, छोटी पार्टी ना, छोटी छोटी पार्टी। आप एक मिनट सर, एक मिनट। आपके कभी 2 सांसद हुआ करते थे? होते थे ना। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। आपका जो एनडीए का कुनबा है वो कितने दलों का कुनबा है? देखिए हमारे बताइए ना। ये सुनिए मेरी बात। नहीं बताइए, आप सबको कह रहे हो कि ये छोटे छोटे दल हैं बेचारे, तो आप बताइए जो एनडीए में आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कुनबा जो है कितनी पार्टियों का है? ये देश एक विचारधारा और विचारधारा दलों की है। अच्छा, बदलती है। 38 दल है, 39 है, 40 है, कितने हैं बता क्यों नहीं रहे आप? मुसलमानों का विरोधी है। अरे भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन मुसलमानों का विरोधी कैसे हो गया? चंद्रभूषण जी, आप सवाल घुमा रहे हैं। आप, मैंने आपसे पूछा कि आपके एनडीए के कुनबे में कितने दल हैं? 39, 40, 41 कितने हैं बताइए ना आप। नहीं तो हम सबका सम्मान कर रहे हैं। जो पार्टी केवल अभी आपने कहा ये छोटे छोटे दल है लड़ना चाहती है सर, ये तो अहंकार हुआ। पूरे प्रदेश में व्यस्त रहना चाहती है, वो पार्टी क्या करेगी? जगदीश जी, दूसरे प्रदेश, अरे भाई आप राष्ट्रीय पार्टी का काम करिए, जाइए चुनाव लड़िए। ये तो एक आप विकास की तरफ देश को ले जाना नहीं चाहते। जगदीश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनुज जी आ रहा हूं आपके पास। जी तिलक जी बताइए। उन्होंने बता दिया, कहा डरपोक हैं आप। हम डरपोक हैं जी? तिलक जी, हम लोगों ने तो इनको जो है वो रास्ता दिखा दिया है कि इनके अहंकार को मटियामेट कर दिया है, जिसके लिए इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब ये तरह तरह के आप अपने वजूद को बचा नहीं पाएंगे, उनका ये कहना है। चंद्रभूषण जी का ऑडियो। मुसलमान चिल्ला रहे थे। अरे फोबिया हो गया क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन का चुनाव है, हिंदू चुनाव मजबूत कैसे करेगी? अरे भाई, संबंध याद आ रहा होगा और कोई टॉपिक होगा नहीं तो बोले पिछड़ा मुसलमान। अरे भाई साहब, पूरा देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाइए और चुनाव देश के लिए होंगे तो बहुत अच्छे होंगे। हाँ, वो तो आज धर्मेंद्र जी का बयान देख लिया, पूरा देश देख रहा है कि पार्लियामेंट पे बैठ के क्या चिल्ला रहे हैं। देश से निकाल दोगे मानवर? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप मुसलमान से इतनी घृणा करते हो, नफरत करते हो। अरे आप बेड़ा ज्यादा करते हो, इसलिए चिपका रहे हो। एक क्या होता है, जिससे ज्यादा चिपका के रखते हो उसका अहित कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी किसी का अहित नहीं करती है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका इंसाफ, सबका प्रयास के नेतृत्व। उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है देश के हर नागरिक का संरक्षण, उसके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण। अरे आप लोग कहाँ कर रहे हो? आप तो एक ही गाना गा रहे हो,
एक ही गाना गा रहे हो आप, पूरे देश की बात कहाँ करते हो? नहीं आलोक जी एक मिनट देश की जनता का जो भरोसा टूटा है, इसीलिए आप तरह एक मिनट अगर संविधान संशोधन का जिक्र करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई व्यवहारिक है, तो संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन अगर करना पड़ेगा तो क्या वो इतना आसान हो पाएगा? 18 संशोधन करने का जिक्र किया जा रहा है। अनुच्छेद 82, 83, 172 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सब इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान तो 370 में नहीं था ना। बीजेपी के पास राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं थी ना, ये वो हटा था। आसान नहीं है तो क्या प्रयास भी न किया जाए? नहीं तो नंबर गेम तो अभी भी नहीं है ना कि है आलोक जी। नहीं आप क्लियर करिए, नंबर गेम है क्या सरकार के पास? बिल्कुल नहीं है। फिर कम से कम अभी तो नहीं दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष। नहीं तो फिर आगे भविष्य में कैसे? नहीं दिखाई दे रहा था कि राज्यसभा में कैसे होगा। आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा है, आसान है। जगदीश जी का ऑडियो उठाइए। जगदीश जी क्या कह रहे हैं? ये कोई इस तरह का अधिकार इनको भारत की जनता ने नहीं दिया कि इतना बड़ा संशोधन और देश के साथ कुठाराघात कर सके भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार। पहले जब एक देश एक चुनाव हो रहा था तब कुठाराघात हो रहा था क्या? इसी का तो परिणाम है कि खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? एक देश एक जो चुनाव हुआ था तिलक जी, और बाद में जाकर के वो खत्म हुआ, वैसे उसी स्थिति को ये फिर माननीय जगदीश जी, गैर कांग्रेसी सरकारों को भंग किया गया था, वो इसलिए खत्म हुआ। चलिए हमें बता दीजिए, कर दीजिए बी.आर. अम्बेडकर जी अयोग्य व्यक्ति थे और उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट रखी थी वो गलत थी। कह के जाइए गलत थी, बी.आर. अम्बेडकर अयोग्य थे। आलोक जी कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता ने अम्बेडकर जी की आप बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप बी.आर. अम्बेडकर की बौद्धिक क्षमता पर, वल्लभ भाई पटेल की बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न उठा रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे नहीं भाग सकते आप सर। जबरदस्ती अपने मुंह अपनी बात जो है पहले मैं उठा रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट अनुज जी जबरदस्ती ठोको। एक मिनट, व्यवहारिक तौर पर आप कैसे रोक पाओगे इनको? अगर आप ये कह रहे हो कि अपनी मनमानी पर आ गए, पूरे देश में तानाशाही शासन चलाना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति को खुश करना चाह रहे हैं जिस वजह से ये सब कुछ व्यवस्था की जा रही है, कैसे रोकोगे? बताइए आप, बताइए अनुज जी। 1/3 पूरा बहुमत नहीं है। और मैं आपको बता दे दूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों की गुलामी कर कर आज ये 2 सांसद हुआ करते थे, आज ठीक है इनका सरकार है, इनका बहुमत है, मगर ये बताइए कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी। नागपुर में इनके कार्यालय पर कभी भी देश का झंडा फहराया नहीं गया और आज भी देश का झंडा इनके नागपुर कार्यालय झंडे से नीचे है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। देश की 140 करोड़ जनता इस कानून को निश्चित से लागू नहीं होने देगी। उससे पहले ये देश की अर्थव्यवस्था, देश के और भी ऐसे मसले हैं उन पर ये बात नहीं करेंगे। जब तक कैसे क्या होगा ये बताइए ना। किसानों के मुद्दों पर ये भटकाने के लिए ये फिर ये एक नया फार्मूला ले आते हैं। किसानों पे बात क्यों नहीं, ये 40 किलो का कट्टा क्यों दे रहे हैं 50 किलो से? देश में बिजलीकरण प्राइवेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा कल धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस के नेता प्राइवेट सेक्शन कर रहे हैं। कानून बिल लाना है, पहले देश में और भी पॉलिसी है, कानून में लाइए ना, टैक्स एक कानून में लाइए। कहाँ से बन गए भाई? जब उद्योगपतियों का लोन माफ होता है तो गरीब मजदूर असहाय लोगों का भी लोन माफ करिए, वो कानून लाइए। अनुज जी आज इतना ही था? हेलो, मैंने कहा मेरा सवाल आपने समझा नहीं लग रहा है जी। बताएं। मैं एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आज चर्चा कर रहा हूं सर। मैं एक देश उससे पहले कह रहा हूं ना, उससे तिलक जी उससे पहले नहीं, आप कह रहे हो कि उद्योगपति चाहिए। सर ऐसा है ना कि आप लोग वो जो माला जपते हो, यहां बात खत्म करिए ना। हर वक्त थोड़ी ना उद्योगपति होता है।
विषय एक देश एक चुनाव है, उसको गंभीरता से लीजिए सवाल को। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक देश चुनाव, एक देश एक चुनाव, आप कह रहे हो उद्योगपति। उद्योगपति उत्तर थोड़ी ना होगा अनुज जी। मैंने आपसे पूछा कि आपको किस बात का डर है, क्या आपत्ति है आपकी, और रोकोगे कैसे इनको? अगर आप ये कह रहे हो कि अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है, तो फिर रोकोगे कैसे? मेरा सवाल ये था। आप कह रहे हो उद्योगपति। हमारा विपक्ष इंडिया गठबंधन 1,00,000% इनको रोकेगा। 140 करोड़ जनता इसको कानून को रोकेगी। नहीं है, और कह रहे हो कि रोकेगी जनता, क्यों रोकेगी? लोकतंत्र में जनता तो ऐसे ही चुनाव में ही देता है संदेश, फिर 5 साल बाद देखता है कि वो सही ढंग से चले नहीं चले। अनुज जी यही दिक्कत है, यही समस्या है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा चंद्रभूषण जी, आपने कहा कि एक देश एक चुनाव आप करवा कर रहेंगे, ठीक? चंद्रभूषण जी एक बड़ी दिलचस्प खबर है, लाइव में कमेंट आया तो मैंने कहा इसको चर्चा में क्यों ना शामिल कर लिया जाए। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ, ठीक, वोटिंग हुई, लेकिन इसके समर्थन में 270 वोट भी नहीं पड़े आपको, जबकि आपके पास वोटों की तादाद में बताता हूं, जबकि आपको पास कराने के लिए 362 वोटों की जरूरत है, ठीक? जो आपको चाहिए थे 362 चाहिए थे, आपको 270 भी नहीं मिले, और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये मान्यवर, ये 24 विधायक जो हैं एनडीए के, वो गए कहां? तिलक जी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक है। चंद्रभूषण जी जी, ये 24 विधायक गए कहां जो एनडीए की सरकार है आपकी? मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं। 2024 तक तो मोदी सरकार थी, अब 2024 के बाद एनडीए सरकार है, तो वो एनडीए सरकार के 24 सांसद गए कहां? देखिए, जो आप 24 सांसदों की बात कर रहे हैं, हाँ। कि 269 जो मिले हैं और 149 इनको मिले विपक्ष का, ठीक है, जो उसके विपक्ष में वोट किया, ठीक है। तो नहीं ठीक नहीं है, ये गए कहां सांसद? ये सांसद कहां गायब हो गए? नहीं, आप कह रहे हो ना कि ये सभी की सहमति है कि सभी चाहते हैं एक देश एक चुनाव हो, तो ये सारे सांसद गए कहां, गायब कहां हो गए? तिलक जी, हम तो चाहते हैं कि सभी पार्टियां इसमें भागीदारी करें और सभी लोग ये कहें कि भाई ये देश की जरूरत है। सर जैसा दिख रहा है क्या वो वैसा ही है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप नहीं बता रहे ये 24 सांसद कहां गए? आपको एक उत्तर और दीजिए, एक मिनट। आप ये कह रहे हो ना बहुत मजबूत सरकार है आपकी, 10 साल पहले तक आपने एक भी बिल जेपीसी के पास नहीं भेजा। एक मिनट रुकेगा सर, एक मिनट। आपने एक भी बिल जेपीसी के पास नहीं भेजा, मैं बिल्कुल सही हूं या गलत हूं चंद्रभूषण जी? 2024 से पहले, लेकिन 2024 के बाद आप 2 बिल जेपीसी के पास भेज चुके हैं और एक बिल ये वाला हुआ, यानी कि 2 बिल हो गए, ये भी जेपीसी के पास। देखिए, यदि हमारे पास संविधान, यदि हमारे पास कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है, हाँ। उसमें जाने से कौन सी बुराई है? नहीं, आप तो 3 कानून लेकर आए किसानों को लेकर, तब भी जेपीसी के पास मामला नहीं गया। नहीं, इसमें हर तरह की अपनी, देखिए, इस बिल को लेकर कानून मंत्रालय ने पहले भी बहुत सारे वो किए, लेकिन हमारा ये एक पार्टी का ऐसा मुद्दा था जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। यानी आप ये कह रहे हो ये आपकी पार्टी का एजेंडा था, आपके सहयोगियों का एजेंडा नहीं है, इसलिए 24 सांसद जो है वो गायब थे सदन से। फिर वही बात, हमारे सहयोगियों का एजेंडा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, जब हम देश की बात कर रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ होते हैं। सर आपकी तो मजबूत सरकार है ना, ये एनडीए के सांसद गायब कहां थे? मैं क्या कह रहा हूँ, जो पक्ष और विपक्ष, उनको देश हित के लिए काम करना पड़ता है। सर यदि कोई आप घुमा रहे हैं चंद्रभूषण जी, माननीय चंद्रभूषण जी, देश के लिए निर्णय लेना पड़ता है। चंद्रभूषण इससे पहले
आर्टिकल 1 कहता है सारी ताकत संसद के पास नहीं रह सकती। जितनी ताकत संसद के पास है उतनी ही राज्य के विधानसभा के पास। नहीं, इसमें इस बिल से इसमें राज्यसभा और लोकसभा, देखिए कोई भी बिल ये पहले यहाँ पास हो जाता तो वहां जाता है, यहाँ पास होने के बाद नई जेपीसी में जाएगा तो आगे फिर। सर मैं आर्टिकल एक पढ़ा आपने? संविधान तो आजकल रोज आप लोग पढ़ते ही हैं। संविधान तो जैसे अनुज जी जो है वो जेब में अभी संविधान लेकर घूम रहे होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ठीक, लेकिन जेब में होगा पक्का संविधान। संविधान है ना आपकी जेब में अनुज जी? आज रखा है कि नहीं रखा? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आज नहीं रखा। ये आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है? मैंने आपसे ये पूछा कि सारी ताकत संसद के पास नहीं है, जितनी ताकत संसद के पास है उतनी ही राज्य के पास है, और नंबर आपके पास है नहीं। देखिए, राज्यसभा का जो विधान बनाया गया था, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। देखिए, जब इसका गठन हुआ था और इसको जिस पर्पज के लिए बनाया गया था कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और वो एक साथ होने से क्या होता था, सरकारें सही काम करती थी। लेकिन परिस्थितियों ने, संविधान का परिवर्तन ने, लोगों ने अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए संविधान का कत्ल करना शुरू किया, सरकारों को गिराना शुरू किया। यदि आज देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यदि कोई सरकार, हमारी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है, संशोधन करेंगे तो समझने की जरूरत है। इसमें 18 संशोधन होने करेंगे आप? समझेंगे आप ये कह रहे हैं 18 संशोधन करेंगे आप? नहीं, 18 संशोधन 129वां संशोधन है ये, पूर्ण रूप से, ठीक है। छोटे संशोधन, दूसरी चीजों के लिए संशोधन, राष्ट्रपति का अनुमोदन, तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है कि सरकारों। एक बात जगदीश जी, आप एक मिनट, आप एक बुद्धिजीवी चेहरे हैं। जितनी आशंका में समझ पाया विपक्ष की, हो सकता है वो मुसलमान वाला फैक्टर आप लोग, ठीक है, वो आपका अपना विवेक है, सदन में आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात जितनी मैं समझ पाया, क्या एक शंका ये भी है विपक्ष को कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं होगी? जितने संसाधन बीजेपी के पास है उदाहरण के तौर पर, उतने संसाधन विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है। क्या आप लोगों की शंकाएं यही हैं कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी? जगदीश जी का ऑडियो प्लीज। जगदीश जी, आपके हेडफोन में दिक्कत है, अगर उसको हटा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज आएगी, प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे। अब फोन अपने पास ले आइए सर। जी हाँ तिलक जी, हाँ आप खुलकर बोलिए सर। मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है ना कि भाई आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत भ्रष्टाचार करके, एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा लेवल, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये जो है ये भी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अवैध तरीकों से, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में इन्होंने किया है, अवैध तरीकों से ही अपनी सत्ता के दम पर अपनी अलग जो है ये राजनीति चलना कर। लेकिन तिलक जी, ये जो करना चाहते हैं संभव नहीं, आप भी जान रहे हो कि इनके पास उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उतना क्षमता, संवैधानिक क्षमता नहीं दी है, उतने संवैधानिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं दिए हैं कि ये जो है 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन कर सके। जगदीश जी। जी तिलक जी, आपको ये डर क्यों है कि लेवल प्लेइंग जो फील्ड नहीं है वो अगर ये लागू हो जाए? एक कारण आपने कहा, सही कहा, एक कारण ये भी है, लेकिन तिलक जी इसके मायने ये है, इनके इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। जो संघीय ढांचा है उस पर बहुत तगड़ी चोट पहुंचेगी इससे। ये लगातार। फाइनल कमेंट आपका, फिर चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट आपका दूंगा जल्दी से। आलोक जी। मेरा मानना है कि
इस बात में दम हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, लेकिन मुझे लगता है ये सब आशंका मात्र है। समाजवादी पार्टी देश की क्षेत्रीय पार्टियों की सबसे रिचेस्ट पार्टी, पैसा ही पैसा है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर पैसे के कारण से जीत हार होती तो समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में कैसे पटकनी थी भारतीय जनता पार्टी की। और अगर इलेक्शन कमीशन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती तो लोकसभा में 37 सीटें इनकी समाजवादी पार्टी की कैसे आ जाती। तो ये लोकतंत्र का मजाक बना था कि आप जीत गए तो लोकतंत्र की विजय, हार गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को गिरने रख लिया है। तो ये दोहरा चरित्र है, मुझे समझ में आता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी डांट लगाई है इसी बात को लेकर के, ईवीएम को लेकर के भी डांट लगाई है। तो ये क्या बात है, जीत जाते हो तो ईवीएम फ्री, हार जाते हो तो आ जाते हो सुप्रीम कोर्ट एनजीओ के माध्यम से सारी पार्टी पहुंच जाती है। तो ये जो दोहरा रवैया है ना, ये ठीक नहीं। हार को हार मानिए और जीत को जीत, जब आप जो चार उनको जीतते हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। आपको लगता है कि ये जो मसला है अब लंबा खींचेगा या फिर एक देश एक चुनाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं? नहीं, लंबा खींचेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो वादा किए थे वो वादा की तरफ देश प्रकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल बहुत जल्दी कोई एक देश एक चुनाव की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, 370 में भी चैलेंज कर, उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है और वो नहीं पारित करा पाएंगे। चंद्रभूषण जी, फाइनल कमेंट आपका। चंद्रभूषण जी, लाइव में एक कमेंट आया है, मैं उस कमेंट को शामिल कर रहा हूं, कमेंट अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि देश में जो संसद में संविधान पर चर्चा हुई आपने देखी? चंद्रभूषण जी, संविधान में जो संविधान को लेकर जो चर्चा हुई देश में, वो सबने देखी संसद में। लेकिन क्या उस चर्चा में, क्योंकि सिर्फ नेहरू, इंदिरा, राजीव, समझ में नहीं आ रहा था कि वो संविधान पर चर्चा हो रही है या फिर नेहरू पर, इंदिरा पर या फिर राजीव गांधी पर। मेरा सवाल आपसे ये था जो लाइव में कमेंट आया कि क्या वाकई में नेहरू गांधी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया देश के लिए? क्या लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने वाकई में कोई काम नहीं किया देश के लिए? जो संविधान के नाम पर आप इतना कोस रहे हैं नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को। तिलक जी, यदि आपने ये बात उठाई है तो आप इसको समझने का प्रयास करिए कि संविधान के जिस दिन से इस देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू किया गया, उसके बाद किन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और किन लोगों ने सबसे ज्यादा सरकारों को गिराया, संविधान को तोड़ा मोड़ा। तो मतलब नेहरू ने कोई काम नहीं किया देश के लिए? नहीं, सुनिए मेरी बात। नेहरू जी ने जो काम किया उसको इंदिरा जी ने ध्वस्त किया। यही आप नहीं, नेहरू और इंदिरा गांधी ने कुछ काम किया देश के लिए या नहीं किया? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। बात, नेहरू और जी ने और इंदिरा जी ने कुछ काम किया। लेकिन संविधान की जो धज्जियां उड़ाई, नहीं, मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था। आपने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ किया नहीं, क्योंकि आप संसद में तो बस यही है नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा। नहीं, वो अच्छा किया है ना, वो संविधान का था कि इन लोगों ने संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई और जो ये आज अच्छा ठीक, ओके की आ रही है। ओके, थैंक यू चंद्रभूषण जी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना अनुज जी आपको पूरा का पूरा संविधान अभी पढ़ा देते, उनकी जेब में पड़ा है। थैंक यू सो मच। आलोक जी और जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ।